Good morning students, welcome once again in Eclair International online classes। आपने अब तक साइंस के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर्स जो कंप्लीट किए हैं, उनके अलावा जो बायो चैप्टर्स आपके रेस्ट बचे हुए हैं, जैसे 6 चैप्टर है, 7 चैप्टर है, 8th है, 9th है, उनमें से 7 चैप्टर आपका कम्प्लीटली कट हो चुका है। उसके अलावा 2.5 आपके चैप्टर्स जो हैं बायो के वो इनकम्प्लीटेड हैं। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 का हाफ पोर्शन जो आज अपन लेने जा रहे हैं, हेरिडिटी और इवोल्यूशन। 2 पोर्शन थे इस चैप्टर के अंदर, एक हेरिडिटी का और एक इवोल्यूशन का। तो आपका जो ये इवोल्यूशन वाला पार्ट है वो कट हो चुका है और आपके जो रेस्ट पार्ट है चैप्टर नंबर 9 का, दैट इज हेरिडिटी ओनली। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर का ये जो पार्ट है हेरिडिटी, वो आज अपन लेने जा रहे हैं इस वीडियो का। चैप्टर नंबर जो 6 और आपका 8 है, चैप्टर नंबर 7 आपका टोटली कट हो चुका है, जो कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन वाला था वो कट हो चुका है, डिलीटेड है ये। तो ये डिलीटेड पोर्शन आपका जो है 7 चैप्टर, वो हटाने के बाद आपका चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 8 जो है वो कंप्लीट आ रहा है। चैप्टर नंबर 9 जो है वो हाफ कट हो चुका है, जिसमें आपका इवोल्यूशन पार्ट है वो कट हो चुका है और सिर्फ आपका हेरिडिटी पार्ट जो हाफ रेस्ट है वो ये बचा हुआ है। यानी आपका बायो पोर्शन जो है वो 2.5 चैप्टर ही रेस्ट है अब, और ईवीएस में 1 चैप्टर है ही आपका। फिजिक्स का 1 चैप्टर अभी तक अपन ने नहीं किया है, दैट इज चैप्टर नंबर 13 मैग्नेट वाला, मैग्नेटिक फील्ड वाला, उसमें भी जनरेटर पार्ट कट है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 जो कि है हेरिडिटी। देखिए, आपका इवोल्यूशन पार्ट कट हो जाने के बाद जो बचता है दैट इज हेरिडिटी। आप अगर हेरिडिटी को नॉर्मली इसके डेफिनेशंस के बेस पे या उसके परफॉर्मेंस के बेस पे देखें तो होता क्या है, मतलब हेरिडिटी होती क्या है, बेसिकली टर्म क्या है हेरिडिटी। देखिए, फर्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो फीचर्स, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होते हैं, इनहेरिटेंस होते हैं, वो इस ब्रांच के अंदर स्टडी किए जाते हैं, हेरिडिटी ब्रांच के अंदर। तो हेरिडिटी इज बेसिकली है क्या, हेरिडिटी आपके साइंस का एक वो पार्ट है या एक वो ब्रांच है जिसके अंदर हम इनहेरिटेंस को देखेंगे, इनहेरिडिटी को देखेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन या पैरेंटल जनरेशन टू द ऑफस्प्रिंग जनरेशन, which characteristics are going, which differences are carrying। तो वो जो differences हैं जो क्रिएट होते हैं हेरिडिटी के थ्रू, वो इवोल्यूशन का पार्ट है, क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंसेस जो वेरिएशंस क्रिएट होते हैं वो नॉर्मली 2 तरीके के हो सकते हैं। एक तो जो सॉफ्ट डिफरेंसेस होते हैं, वेरिएशंस होते हैं, जो कि नेक्स्ट जनरेशन को भी इजीली ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और एक होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और उसकी वजह से आने वाली जो ऑफस्प्रिंग होती है वो कई बार सर्वाइव नहीं कर पाती, सर्वाइवल के लिए वो हार्मफुल एक तरीके से हार्मफुल उसके लिए हो जाते हैं। जैसे कि अगर नॉर्मली छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म से अगर अपन स्टार्ट करें, जैसे कि बैक्टीरिया से अपन स्टार्ट कर लें, आपने देखा होगा कि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है वो बहुत हाईली स्प्रेडेड है। यानी डेजर्ट से लेकर आप आइस तक, जहाँ पे भी आर्कटिक वगैरह की अगर अपन बात करें तो आइस से लेकर डेजर्ट तक आप वेरिएशंस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं, बहुत सारी उसकी स्पीसीज को देख सकते हैं। यानी ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर बैक्टीरिया एग्जिस्ट नहीं कर सकता। वो इसीलिए एग्जिस्ट कर पाता है क्योंकि उसके अंदर वेरिएशंस हैं, वो हाई हीट को भी एक्सेप्ट कर पाता है, अडॉप्ट कर पाता है। तो हाई डिक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर, यानी बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर भी वो इजीली सरवाइव कर पाता है। तो जो वेरिएशंस क्रिएट हो रही है, मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म है जो नॉर्मल टेम्परेचर पे ग्रो करता है और उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे ग्रो करने के लिए जैसे वेरिएशंस आते हैं ऑफस्प्रिंग के अंदर, तो मान लीजिए कि उससे एक ऑर्गेनिज्म से 2 ऑर्गेनिज्म बनते हैं और एक ऑर्गेनिज्म से जो 2 डॉटर सेल्स बन रही हैं उसके अंदर वेरिएशंस क्रिएट हो जाते हैं। तो ये वेरिएशंस इनको किस तरीके से अडाप्ट
करेंगे न्यू एनवायरनमेंट में, वो डिपेंड करेगा इनके वेरिएशंस पे। मान लीजिए कि ये हॉट वाटर के अंदर इजीली क्या कर पाएगा, सर्वाइव कर पाएगा, यानी हीटेड एटमॉस्फेयर में इजीली सर्वाइव कर पाएगा, जबकि ये नॉर्मल टेम्परेचर या कूल वाटर के अंदर ही सर्वाइव कर पाता है। तो सोचिए कि जो ये वेरिएशन आया है वो वेरिएशन इनको किस तरीके से न्यू एनवायरनमेंट में अडॉप्ट करेगा। तो सोचो कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जैसा कि आप जानते ही हैं, ड्यू टू द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो उसकी वजह से जो आपका वाटर है वो ठंडा तो नहीं हो रहा है, क्या होता जा रहा है, गर्म ही होता जा रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा फैक्ट्री से निकलने वाला जो भी वाटर होता है वो डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ के अंदर डंप कर दिया जाता है। तो उसकी वजह से आपके जितने भी वाटर पॉन्ड्स वगैरह जो बनते हैं या जहाँ पर भी बैक्टीरिया इजीली ग्रो कर पाते हैं, वहाँ की जो वाटर बॉडीज़ है उनका टेम्परेचर भी क्या होगा, हल्का गर्म होगा। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों ऑर्गेनिजम्स में जो वेरिएशन क्रिएट हुआ, तो ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो है आपका वो इजीली इस एनवायरनमेंट को क्या कर पाएगा, अडॉप्ट कर पाएगा, जबकि इसके लिए थोड़ा सर्वाइवल के लिए हम क्या कर सकते हैं कि थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कूल वाटर में सर्वाइव करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो हो सकता है कि हॉट वाटर में इजीली सर्वाइव ना कर पाए। तो जो वेरिएशंस आती है वो बेसिकली हमें ये बताती है कि आने वाले टाइम पर जो वेरिएशंस हैं, इवोल्यूशंस जो हो रहे हैं, जैसे जैसे वेरिएशंस इकट्ठी होती जाती है वैसे वैसे आपकी जो ऑफ स्प्रिंग्स होती है वो अपनी पैरेंटल जो जनरेशंस होती हैं उनसे थोड़ी डिफर होती चली जाती हैं, और उसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि आफ्टर द जनरेशंस, कुछ जनरेशंस के बाद अगर आप मैच करें दोनों स्पीसीज, एक तरीके से एक ही स्पीसीज चली आ रही है, लेकिन अगर आप मैच करेंगे तो उन्हीं में वेरिएशन क्रिएट हो जाएगी, और वही कहलाएगा इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब यही है कि धीरे धीरे जो वेरिएशंस होती जाती हैं वो कलेक्ट होती जाती है, और आने वाले टाइम पर वो एक नए फीचर के साथ, एक नए कैरेक्टर्स के साथ वो अपने आप को एनवायरनमेंट में शो कर पाते हैं। वो होता है इवोल्यूशन, जो कि आपके कट हो चुका है। अब बात आती है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो जाते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, फर्स्ट टू सेकेंड जनरेशन, वो किस तरीके से जाते हैं, क्या रूल्स उसके लिए होते हैं, किस तरीके से इनहेरिट होते हैं। तो सबसे पहले जब अपन बात रखते हैं इनहेरिडिटी की या फिर इनके कैरेक्टर्स के फर्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जाने की, तो सबसे पहले बात आती है कि ये जाते कैसे हैं। तो आपको पता है कि किसी भी चाइल्ड के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी आप एज अ ऑफस्प्रिंग ले रहे हो, उसके अंदर जो भी कैरेक्टर्स आएंगे वो बेसिकली आएंगे जेनेटिक मटेरियल से, यानी जेनेटिक मटेरियल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द फैक्टर्स, इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले जब अपन बात करते हैं तो जेनेटिक मटेरियल जस्ट लाइक द डीएनए, ठीक है। तो डीएनए जो होता है, आपने स्मॉल क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स होता है, उसके ऊपर बीड्स लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको कहा जाता है जीन्स, ठीक है। तो ये जो जीन्स होते हैं जिन्हें फैक्टर भी कहा जाता है, वो जीन्स होते क्या हैं, जीन्स होते हैं आपके इनहेरिडिटरी प्रोजेक्शंस या इनहेरिटेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल प्रोजेक्शंस, यानी आपके जीन रेस्पॉन्सिबल होते हैं आपके अंदर आने वाले हर एक कैरेक्टरिस्टिक के लिए। लेकिन इन जीन के अंदर भी जीन पेयर होता है जो कि एक ट्रेट को, आपके एक कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि आपकी आईज हैं, जैसे कि आपके जो भी फीचर्स आप लेना चाहें, आपकी हाइट है ना, कलर कॉम्बिनेशन है आपका, वो सारा कुछ किससे डिफाइन होता है, आपके अंदर जो डीएनए आपको मिला है बाय योर पेरेंट्स, ठीक है। तो उनके अंदर जो जीन्स उसके साथ इनहेरिट हुए हैं वो आपके इन कैरेक्टरिस्टिक्स को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब अपन बात करते हैं इस जेनेटिक मटेरियल की, तो अपन बात करते हैं क्रोमोसोम्स की, तो अपन बात करते हैं जीन्स की। तो जब भी अपन बात करते हैं कि डीएनए, जब आपके, अगर आपने पढ़ा हो कि आपके अंदर क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, तो आपने पढ़ा होगा कि क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में पाए जाते हैं, और उन पेयर्स की अगर अपन बात करते हैं तो 23 पेयर्स अपने अंदर होते हैं, यानी टोटल 46 होते हैं। और उनकी भी बात करें
कि जब फर्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन अपन बात करते हैं तो उसमें अपन बात करते हैं कि डीएनए का जो टोटल मटेरियल चाइल्ड के पास या ऑफस्प्रिंग के पास होता है, तो जो हाफ मटेरियल होता है, हाफ जेनेटिक मटेरियल, वो अगर आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं या फिर सेक्सुअल की बात कर रहे हैं, तो एसेक्सुअल के अंदर तो आपके पूरा का पूरा एक ही पेरेंट से आपको मिलता है डीएनए, जबकि सेक्सुअल अगर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हाफ जेनेटिक मटेरियल आपको मदर प्रोवाइड करवाती है और हाफ जेनेटिक मटेरियल आपका फादर से आपको गेन होता है। तो जब अपन बात कर रहे होते हैं, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका चैप्टर नंबर 8 है, जिसके बारे में अपन डिस्कस नहीं करेंगे फिलहाल। चैप्टर नंबर 9 की जो अपन बात कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग अगर अपन बात करें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि अभी थोड़ी देर पहले अपन ने एक ऑर्गेनिज्म से 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन किया था, दैट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज ओनली 1 पेरेंट इज जनरेटिंग द 2 डॉटर सेल्स। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है कि आपके जो 2 पेरेंट्स होते हैं, मदर एंड फादर, फीमेल एंड मेल, वो करते क्या है कि जो इनकी नॉर्मल, देखिए 2 तरीके की सेल्स होती हैं आपके, एक तो जेनेटिक सेल्स होती है, एक सोमेटिक सेल्स होती है। सोमेटिक सेल्स आपकी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करती है, जहां पर आपको एक ही जैसे सेल्स का फॉर्मेशन चाहिए होता है, लेकिन जेनेटिक सेल्स में ऐसा नहीं होता है। जेनेटिक सेल्स के अंदर आपके जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं उनके हाफ क्रोमोसोम्स आपको उसके अंदर जनरेट करने होते हैं। उसका रीज़न ये है कि अगर सोचिए कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से एक सेल फादर से और एक सेल मदर से लेकर आ रहे हैं आप और उनको कंबाइन करके देन यू आर फॉर्मिंग द जाइगोट, तो आपके पास डबल नहीं हो जाएंगे क्रोमोसोम, 46 इधर से आया और 46 इधर से आया, तो टोटल होने के बाद डबल क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। और ऐसी कंडीशन में आने वाली जो न्यू ऑफस्प्रिंग होगी वो टोटली अपने पेरेंट्स से क्या रहेगी, डिफर रहेगी। तो आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर को जब आप स्टडी करेंगे तो आप ये देखेंगे कि रिप्रोडक्शन बेसिकली होता ही इसीलिए है ताकि आपकी स्पीसीज डे टू डे क्या होती रहे, स्प्रेड होती रहे, आप अपने जैसे नए क्रिएचर्स को क्या करते रहें, क्रिएट करते रहें। रिप्रोडक्शन इसीलिए हो पाता है कि हम हमारे जैसे क्रिएचर्स क्रिएट करना चाहते हैं ताकि हमारी स्पीसीज लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एज इट इज बनी रहे। तो रिप्रोडक्शन का मेन पर्पस ही यही होता है। तो रिप्रोडक्शन के थ्रू हम अपने जैसे क्रिएचर्स क्रिएट कर रहे हैं, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दोनों से सेम क्रोमोसोम जो उनकी सोमेटिक सेल्स के अंदर थे अगर वो ले लेंगे तो आने वाली ऑफस्प्रिंग जो होगी वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स से डिफर हो जाएगी। बिकॉज डीएनए जो है, जो प्रोटीन जिसको अपन मानते हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो डीएनए डबल हो जाएगा और एक ऐसा टाइम आएगा कि अर्थ पे सिर्फ और सिर्फ डीएनए बचेगा, क्योंकि हर एक टाइम के अंदर क्या होता जाएगा, वो डबल डबल डबल। और ऐसी सेल्स बनी नहीं है कि नॉर्मल जो डीएनए होता है उस नॉर्मल डीएनए के डबल डीएनए को अपने अंदर एग्जिस्ट कर सके, फिर तो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आ जाएगा और ऐसी सेल्स फिर क्या नहीं कर पाएगी, सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर जब अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हाफ जेनेटिक मटेरियल कहाँ से लिया जाता है, हाफ जेनेटिक मटेरियल लिया जाता है मदर से और हाफ जेनेटिक मटेरियल आता है फादर से, जिनको कहा जाता है जेनेटिक सेल्स, ठीक है, या फिर गैमेट्स भी इनको बोलते हैं। तो गैमेट्स का फॉर्मेशन जो होता है वो गैमेट्स फॉर्मेशन आपके किसके थ्रू होता है, बाय द मियोसिस डिवीजन। अगर आप नॉर्मल सोमेटिक सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स को 2n लिख रहे हैं तो जेनेटिक मटेरियल जो बनेगा जेनेटिक सेल्स के अंदर, जिनको आप नॉर्मली अगर मेल के अंदर देखें, ह्यूमन बीइंग के अंदर तो उन्हें स्पर्म्स कहा जाता है और फीमेल के अंदर अगर उन्हें देखें तो उन्हें एग कहा जाता है, या फिर आप उसको फीमेल गैमेट या मेल गैमेट भी बोल सकते हो। तो फीमेल गैमेट्स की अगर अपन बात करते हैं या मेल गैमेट्स की अगर अपन बात करते हैं तो गैमेट्स के लिए यहाँ पर आपको मियोसिस करवाना पड़ता है और बाय द मियोसिस यू विल गेट 2n डॉटर सेल्स, जिन्हें गैमेट्स कहा जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों में होगा, मेल में भी और फीमेल में भी, दोनों में पाया जाएगा।
सबसे पहले जब इनहेरिटेंस की अपन यहाँ पे बात करेंगे तो हम लेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के लिए, जिन्होंने इनहेरिटेंस के लॉज को एक्सप्लेन किया था। उसके बाद अपन बात करेंगे ह्यूमन बींग्स के लिए सेक्स डिटर्मिनेशन की। तो सबसे पहले जब अपन बात कर रहे हैं ग्रेगर जॉन मेंडल की, तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे उन्होंने पी प्लांट पे, जिनको अपन नॉर्मली क्या बोलते हैं, पाइसम सेटाइवम जिनका बॉटनिकल नेम होता है, मीठा मटर जिसको अपन बोलते हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने अपनी पूरी थ्योरी बेस रखी थी। जो आपके ग्रेगर जॉन मेंडल थे वो एक गुड मैथमेटिशियंस थे और एक अच्छे साइंटिस्ट रहे, और उन्होंने मतलब कि अपनी जो थ्योरी थी, भाई आपको पता है कि वो बॉटनिस्ट भी थे और साथ में मैथमेटिशियंस भी थे, तो उन्होंने जो अपने जितने भी डिस्कवरीज करी पी प्लांट के ऊपर, जितनी भी रिसर्च उन्होंने करी, वो सारी की सारी एज अ डाटा मैथमेटिकल उनका जो बैकग्राउंड था उसके सपोर्ट की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा एक हेल्प मिली, क्योंकि वो डाटा को रिकॉर्ड रख पाए, ठीक है। और उसी डाटा के बेस पे उन्होंने अपने सारे के सारे लॉज को एक्सप्लेन भी किया। सबसे पहले जब अपन बात करते हैं कि उन्होंने किस तरीके से इसे स्टार्ट किया था, तो वो एक चर्च में, यानी किसी चर्च के वो पहले क्या हुआ करते थे, फादर हुआ करते थे, जिसकी पीछे जो बॉटनिकल गार्डन था उसके अंदर उन्होंने ये सारी रिसर्च की थी, ठीक है। तो उन्होंने जो ये रिसर्च की पी प्लांट के ऊपर, तो उनकी जो रिसर्च थी उन्होंने वेरिएशन लिए थे, यानी मदर और फादर के जो फीचर्स थे, यानी पी प्लांट के अंदर जो उन्होंने मेल और फीमेल प्लांट लिया, उनके जो फीचर्स उन्होंने लिए, उसके अंदर 7 फीचर्स ऐसे लिए थे जो कि वेरिएशन रखते थे। जैसे कि उनकी हाइट ले ली, एक को टॉल ले लिया, एक को शॉर्ट ले लिया, फ्लावर ले लिया जिसके अंदर फ्लावर कलर हो गया, पर्पल कलर और वाइट कलर हो गया। ऐसे ही पी की जो सीड्स होते हैं उनको ले लिया, एक को राउंड और एक को रिंकल्ड ले लिया, ठीक है। और वैसे ही उन्होंने फली का भी लिया था कि उनकी जो पी की जो सीड्स के कवरिंग होती है वो रिंकल्ड होती है या स्मूथ है ना। तो इस तरीके से उन्होंने 7 डिफरेंसेस लिए थे किसके, पी प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स में। और उन 7 डिफरेंसेस को लेकर पहली बात तो कि उन्होंने पी प्लांट को ही सेलेक्ट क्यों किया था, क्योंकि ये एक हब होता है, छोटे स्पेस के अंदर इजीली क्या कर पाता है, एग्जिस्ट कर पाता है, बाइसेक्सुअल होता है, तो उसके अंदर इजीली आप एक सेल्फ पॉलिनेशन भी क्रिएट करवा सकते हो उसके अंदर आप, और एक अगर आपको हटाना हो तो इजीली आप उसको बाइसेक्सुअल से मोनोसेक्सुअल भी बना सकते हो। वो अलग अलग मेथड है जो कि आपके चैप्टर में इतना कुछ दिया हुआ नहीं है। तो उन्होंने इसीलिए इसे सेलेक्ट किया, छोटे से स्पेस में लगाया जा सकता है, थोड़े ही टाइम के बाद वो ऑफस्प्रिंग देना शुरू कर देता है, क्योंकि 6 मंथ प्लांट होता है, ठीक है, ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन का प्लांट नहीं होता। और साथ ही इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो कि ट्रेट्स जो इन्होंने देखे हैं वेरिएशन में, उनको बाहर से बाय द फिजिकल फीचर्स जिसको अपन बोलेंगे, जो बाहरी अपीयरेंस होता है, जिनको फिनोटाइप्स कहा जाएगा, तो उसको इजीली डिफाइन कर पाना, बाहर से डिफाइन कर पाना ज़्यादा इजी होता है, बाहर से देख पाना ज़्यादा इजी होता है। तो इसलिए इन्होंने पी प्लांट को सेलेक्ट किया और वो बहुत अच्छा डिसीजन था इनका। नेक्स्ट जो थिंग आई कि इन्होंने जो अपने जितने भी रिसर्च इन्होंने डाटाज कलेक्ट किया, तो उसको इन्होंने 3 लॉज के अंदर डिफाइन कर दिया। 3 लॉज के अंदर इन्होंने सबसे पहला जो लॉ दिया दैट वाज लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड जो दिया वो था सेग्रीगेशन का, और थर्ड जो था वो था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। अब जब अपन बात करते हैं लॉज की, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्रेट्स की। तो ट्रेट्स जो होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, वो बेसिकली एक्सप्रेस जब होते हैं फर्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, जब एक्सप्रेस होते हैं, तो आपको पता है कि जो ट्रेट के जो पेयर्स होते हैं, जीन पेयर्स, उनके अंदर एक जो पेयर होता है वो आपका फादर से आता है, और एक पेयर जो होता है वो आपका मदर से आपको गेन होता है। या फिर जो भी आप ले रहे हैं क्रॉस में, जैसे पी प्लांट ले रहे हो, तो एक मेल से आएगा और एक फीमेल से आपको गेन होगा। तो उसके अंदर इन्होंने ये देखा कि जब आप मदर और फादर में से एक को डोमिनेंट यानी एक
एक जो भी करेक्टर ले रहे हो, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव जब आप लेते हो, तो जब आप ऑफ स्प्रिंग के अंदर देखते हो तो F1 जनरेशन जो आपको मिलती है वो आपको टोटली डोमिनेंट पेरेंट्स से ही मैच करती हुई मिलती है। उसके बेस पे इन्होंने दिया था अपना फर्स्ट लॉ। तो सबसे पहले जब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे मेंडल के बारे में कि उन्होंने किस तरीके से, देखो फादर ऑफ जेनेटिक्स इन्हें कहा जा सकता है क्योंकि इन्होंने जेनेटिक्स के सारे रूल्स लॉज वगैरह इन्होंने सारे दिए थे। तो इन्होंने सबसे पहले जब पहला लॉ इन्होंने दिया दैट वाज लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस इन्होंने दिया था, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में इन्होंने देखिए क्या किया था कि जो मेल लिया और जो फीमेल के इन्होंने लिए थे कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें एक डोमिनेंट लिया और एक रिसेसिव। अब हम बात करेंगे डोमिनेंट किसे कहा जाएगा, रिसेसिव किसे कहा जाएगा। तो डोमिनेंट वो कैरेक्टरिस्टिक होता है जो कि F1 जनरेशन में आपको शो होता है। F1 जनरेशन के अंदर अगर आपको कोई कैरेक्टरिस्टिक शो हो रहा है तो वो ट्रेट कहलाएगा आपका डोमिनेंट ट्रेट। कौन सा ट्रेट कहलाएगा, डोमिनेंट। और जो F1 जनरेशन में हाइड हो जाता है, छिप जाता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपने आप को, F1 जनरेशन में जो ट्रेट शो नहीं होता है, डजंट शो, वो क्या कहलाता है, आपका रिसेसिव ट्रेट कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर जैसे मान लीजिए कि मेल को, यानी जो पी प्लांट का मेल था उसको इन्होंने कैपिटल टी यानी लेंथ में लॉन्ग ट्रेट के थ्रू उन्होंने शो किया, जबकि फीमेल को इन्होंने ले लिया शॉर्ट, छोटा ले लिया, है ना, बोना ले लिया प्लांट को। तो यहाँ पे जो ये आपका ट्रेट है उसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करवाना पड़ेगा, गैमेट फॉर्मेशन करवाना पड़ेगा बाय द हेल्प ऑफ मियोसिस डिवीजन। तो जब आप गैमेट का फॉर्मेशन करवाते हैं तो जितने आपके पास क्रोमोसोम्स होते हैं उनको आप क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए गैमेट्स के अंदर फर्स्ट गैमेट आपका बनेगा टी, कैपिटल टी बोलेंगे आप इसे क्योंकि दूसरा वाला फैक्टर आपने जो लिया हुआ है दैट इज स्मॉल टी। तो यहाँ पे कैपिटल टी और दूसरा वाला कैपिटल टी, ये आपके पास क्या बन गए, गैमेट्स का फॉर्मेशन आपके पास हो गया। इसमें भी गैमेट फॉर्मेशन जब आप करवाएंगे तो इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होगा स्मॉल टी और स्मॉल टी का। ये आपके गैमेट फॉर्मेशन हो गए आपके किसके अंदर, पेरेंट्स के अंदर, पेरेंटल जनरेशन इसको बोलेंगे आप। ये पेरेंटल जनरेशन आपके पास आ गई। तो पेरेंटल जनरेशन के अंदर आपके गैमेट फॉर्मेशन कैपिटल टी और स्मॉल टी का फॉर्मेशन आपने कर लिया। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस जब आप इन गैमेट्स को आपस में क्रॉस करवाएंगे तो इन गैमेट्स को क्रॉस करवाने के लिए आपको एक बॉक्स इस तरीके से आप बना लीजिए और इस बॉक्स के अंदर आपको 3 ब्लॉक्स बनाने हैं। यहाँ पर आप शो करिए मेल और फीमेल के गैमेट्स को। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ ये फीमेल है और एक ये मेल है, ये सिंबल्स जो होते हैं मेल और फीमेल के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप लिखिए मेल के गैमेट्स और यहाँ लिखिए आप फीमेल के गैमेट्स। जब आप इनको क्रॉस करवाएंगे, देखिए इसको इससे क्रॉस करवाने पे आपके पास मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इससे क्रॉस करवाएंगे तो आपको मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इससे क्रॉस कराएंगे तो भी आपको मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी एंड देन आफ्टर कैपिटल टी स्मॉल टी ऑल्सो सेम। तो देखिए चारों की चारों जो जनरेशन ऑफ स्प्रिंग एज अ आपको F1 प्रोजीनी आपको मिल रही है, F1 जनरेशन जिसे आप कहेंगे, तो उससे F1 जनरेशन में आपके सारे के सारे ट्रेट्स जो आपको मिले हैं कैरेक्टरिस्टिक शो करने वाले, वो कैसे मिले हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले आपको मिले हैं। यानी
चारों प्लांट्स आपको कैसे मिलेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसमें आपका जो ये कैपिटल टी होता है वो डोमिनेंट है, इसलिए सारे के सारे प्लांट्स, ये टॉल था और ये आपका शॉर्ट था। तो आपकी जो F1 जनरेशन होगी वो ऑल ओवर आपको क्या मिलेगी, टॉल मिलेगी, सारी की सारी कैसे मिलेगी, टॉल मिलेगी। इसका रीजन आपको पता ही है कि F1 जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर ही या डोमिनेंट ट्रेट ही अपने आप को शो कर पाता है, जो रिसेसिव होता है वो अपने आप को हाइड कर लेता है, छिपा देता है। तो स्मॉल टी जो है वो यहाँ पे क्या हो गया, हाइड हो गया, और F1 जनरेशन में आपको क्या मिल गया, सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक। यानी टॉल जो है वो क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, जबकि शॉर्ट जो है वो क्या है, आपका रिसेसिव कैरेक्टर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि F1 जनरेशन के अंदर आपको सारे के सारे प्लांट्स कैसे मिल रहे हैं, आपके टॉल मिल रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इसी के ऊपर डिपेंडेबल रहें, आप कोई दूसरा वाला कैरेक्टरिस्टिक भी ले सकते हैं, जैसे कि फ्लावर कलर का ले लीजिए। फ्लावर कलर के अंदर पर्पल और आपके वाइट कलर जो होता है उसको भी आप ले सकते हैं। इसके अंदर देखिए आपको एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें पर्पल और वाइट को आप कंबाइन करवा रहे हैं। तो F1 जनरेशन के अंदर आपको सारे के सारे पर्पल फ्लावर्स ही मिल रहे हैं। पेज नंबर आपका है पेज नंबर 145 पे। देखिए F1 जनरेशन में आपको पर्पल कलर का फ्लावर ही मिल रहा है, पर्पल कलर्ड फ्लावर आपको दिया हुआ है। जबकि आपने मेल और फीमेल के अंदर आपने क्या लिए हैं, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स अलग लिए हैं। यहाँ पे लिया है पर्पल फ्लावर और यहाँ पे लिया है वाइट कलर फ्लावर, जबकि आपको F1 जनरेशन में सारे के सारे फ्लावर्स कैसे मिल रहे हैं, पर्पल मिल रहे हैं। तो आप क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा डोमिनेंट कैरेक्टर है, पर्पल कलर जो है वो डोमिनेंट है। तो बेसिकली आप डोमिनेंट लॉ ऑफ डोमिनेंट को किस तरीके से, डोमिनेंस को किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, बाय दी मोनोहाइब्रिड क्रॉस आप इसे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए यहाँ पर अपन दो तरीके के क्रॉसेस के बारे में बात करेंगे, एक होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक होगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। सबसे पहले जब अपन बात करेंगे जो कि अभी अपन ने डोमिनेंस वाले लॉ के अंदर भी बात करी, तो वो कौन से क्रॉस के बारे में बात करी है, मोनोहाइब्रिड के बारे में। सिर्फ आप देख लीजिए इसको, क्योंकि ऐसा कोई टॉपिक आपके है नहीं वैसे, पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस होते हैं, ट्रेट पे डिपेंड करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पे। यानी अगर वन ट्रेट को लेकर आप क्या कर रहे हो, क्रॉस करवा रहे हो, देन इट इज नोन एज अ मोनोहाइब्रिड। अगर आप टू ट्रेट्स को लेकर आप क्या करवा रहे हो, क्रॉस करवा रहे हो, तो आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर आप लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन कर पाते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एज वेल यू कैन एक्सप्लेन द सेकेंड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ segregation also can explain by the monohybrid cross। लेकिन जब आप थर्ड लॉ की बात करेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, तो आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो आपके जो फर्स्ट टू लॉज हैं वो आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट लास्ट जो लॉ होगा उसको आप डाई हाइब्रिड क्रॉस से एक्सप्लेन करेंगे। यानी जब आप किसी भी जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन जाएंगे तो आपका सेकेंड लॉ आपके एक्सप्लेन होगा। देखिए अभी तक अपन ने फर्स्ट जनरेशन ही गेन करी है, जैसे कि आप राउंड और रिंकल्ड सीड का शेप जो है वो ले सकते हो। यहाँ पर सीड्स अपन ने कैसे लिए हैं, राउंड और रिंकल्ड लिए हैं, जिसमें से राउंड जो है वो क्या है, डोमिनेंट है, और रिंकल्ड जो है वो
रिसेसिव है। तो यहाँ देखिए आप यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ पे किस तरीके से गैमेट फॉर्मेशन होगा, कैपिटल आर गैमेट फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ पर किस तरीके से होगा, स्मॉल आर गैमेट फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके बाद जब आप इनको F1 जनरेशन के लिए यहाँ राइट करेंगे और इनसे F1 जनरेशन निकालेंगे तो सारे के सारे डोमिनेंट कैरेक्टर शो करने वाले आपको फीचर्स यहाँ पे सारी जनरेशन में डोमिनेंट वाले ही मिलेंगे। तो यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर्स किस तरीके से मिलेंगे, देखिए कैपिटल आर को स्मॉल आर से करवाना है। देखिए डोमिनेंट कैरेक्टर ही क्यों मिलते हैं, उसका रीज़न है कि एक डोमिनेंट जो यहाँ पे जीन होता है, ट्रेट जो होता है उसमें वो इनफ होता है फॉर द एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ। लेकिन जब आपको रिसेसिव के बारे में देखें तो रिसेसिव में आपको कैसा चाहिए, होमोजाइगस रिसेसिव चाहिए। देखिए इनको होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस बोला जाता है। ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है। हेटेरोजाइगस किसे बोला जाएगा, इसको। क्या होते हैं होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस? होमोजाइगस की अगर अपन बात करते हैं तो होमोजाइगस होते हैं जिसमें सेम जीन्स या सेम क्रोमोसोम मिलके किसी ट्रेट को बना रहे होते हैं। जबकि हेटेरोजाइगस कौन सा होता है, हेटेरोजाइगस के अंदर हेटेरोजाइगस में आपको दोनों जो क्रोमोसोम्स होंगे वो डिफर मिलेंगे। देखिए ये आपका हेटेरोजाइगस है, ये आपका हेटेरोजाइगस था, ठीक है। तो ये हेटेरोजाइगस होता है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि होमोजाइगस डोमिनेंट एंड हेटेरोजाइगस जो कि एक डोमिनेंट को रखता है वो डोमिनेंट फीचर्स को ही शो करेगा, लेकिन रिसेसिव के लिए होमोजाइगस कंडीशन होनी चाहिए, वो भी रिसेसिव फैक्टर्स की या रिसेसिव जीन्स की, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या है, रिसेसिव होमोजाइगस है, इसलिए ये किसको शो करेंगे, आपके रिसेसिव कैरेक्टर को शो करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये हाइड हो जाएगा और डोमिनेंट वाला शो होगा। तो ये F1 जनरेशन आपकी टोटल कैसे फीचर शो करेगी, आपके डोमिनेंट फीचर्स ही शो करेगी। अब कैसे पता चलेगी भाई ये F1 जनरेशन जो है वो टोटल अपने डोमिनेंट पेरेंट के जैसी है या फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर रिसेसिव वाले भी पाए जा रहे हैं। तो इसके लिए होता क्या है कि F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेट करवाया जाता है। सेल्फ पॉलिनेट का मतलब क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेट का मतलब होता है कि उसी के स्पर्म्स उसी के एग के साथ क्या करवा दीजिए, ज्वाइन करवा दीजिए। मतलब कि F1 जनरेशन का ही मेल लेना है और F1 जनरेशन की ही आपको फीमेल लेनी है। तो F1 जनरेशन को ही सेल्फ क्रॉस करवा देना है आपको, ठीक है। तब आपको पता चलेगा सेकंड लॉ के बारे में, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में, कि हाँ ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, अलग अलग भी हो जाते हैं F2 जनरेशन में। कैसे, देखिए F1 जनरेशन आपके अगर टॉलनेस वाला कैरेक्टरिस्टिक आप लेंगे तो F1 जनरेशन थी आपके पास कैपिटल T स्मॉल t, जिसमें सारे के सारे कैसे थे, टॉल प्लांट थे, ठीक है। अब इसको सेल्फ पॉलिनेट करवाना है, यानी मेल भी ऐसा ही होगा और फीमेल भी आपको ऐसी ही मिलेगी, ठीक है। अब इन दोनों को अगर आप क्या करवा रहे हो, सेल्फ पॉलिनेट करवा रहे हो, तो पहले गैमेट फॉर्मेशन करवाना पड़ेगा। गैमेट का फॉर्मेशन जब आप करवाएंगे तो इस तरीके से आपके गैमेट फॉर्म हो जाएंगे। कैपिटल T अलग हो जाएगा, स्मॉल t अलग हो जाएगा। अब करवा दीजिए इनका क्रॉस। तो जब आप क्रॉस करवाएंगे देन यू विल मेक दिस बॉक्स। आफ्टर दैट यू विल राइट these gametes, ठीक है। अब देखिए क्रॉस करवाइए, कैपिटल T के साथ क्रॉस करेगा तो कैपिटल T पहला आपके पास F2 जनरेशन का प्लांट आ जाएगा। फिर कैपिटल T स्मॉल t के साथ क्रॉस करेगा तो ये बनेगा। यहाँ देखिए स्मॉल t को कैपिटल T से क्रॉस करवाएंगे तो ध्यान रखिएगा, इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमेशा जब भी आप कैपिटल और स्मॉल को यानी डोमिनेंट और जब रिसेसिव को आपस में क्रॉस करवाते हैं, कैसे भी करवाइए, रिसेसिव को डोमिनेंट से करवाइए, डोमिनेंट को रिसेसिव से करवाइए। जैसे कि यहाँ डोमिनेंट को रिसेसिव से करवाया था, यहाँ रिसेसिव को डोमिनेंट से करवाते हैं।
लेकिन हमेशा लिखते टाइम ध्यान रखिएगा डोमिनेंट विल बी रिटन एट द फर्स्ट फुट। हमेशा डोमिनेंट को पहले लिखा जाएगा, रिसेसिव को बाद में लिखा जाएगा। अब यहाँ दोनों को करवाएंगे तो ये बनेंगे स्मॉल टी स्मॉल टी। यहाँ देखिए आपके पास एक होमोजाइगस कैसा बना है, डोमिनेंट, फिर हेटेरोजाइगस बन गया और फिर होमोजाइगस रिसेसिव बन गया। तो यहाँ पर जब बाहर से आप देखेंगे जिसको बोलते हैं फिनोटाइप यानी आउटर अपीयरेंस, जो रेशो फिनोटाइप रेशो और जीनोटाइप रेशो दो रेशो लेने वाले हैं अपन यहाँ पे। तो जो रेशो आप किसको देखकर लेंगे, आउटर अपीयरेंस को देखकर लेंगे, वो कहलाएगा आपका फिनोटाइप। और जो अपीयरेंस आपके जीन्स को देखकर आप राइट करेंगे दैट इज जीनोटाइप। तो यहाँ देखिए आउटर अपीयरेंस, ये टॉल है, ये टॉल है, ये टॉल है, तो कितने टॉल हो गए 3 और कितना शॉर्ट है ओनली 1। तो आप क्या लिखेंगे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन का फिनोटाइप कितना आता है 3:1। जबकि जीनोटाइप की अगर अपन बात करें तो जीनोटाइप में देखिए होमोजाइगस टॉल कितना है 1, हेटेरोजाइगस टॉल कितने हैं 2 और रिसेसिव 1। तो ये हो गया आपका जीनोटाइप। जीनोटाइप रेशियो हो गया किसका, मोनोहाइब्रिड क्रॉस F2 जनरेशन का। और इसे आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए सेग्रीगेट हो गया ना, वापस से अलग हो गया, ये वाला फीचर हो गया ना, अलग हो गया ये फीचर। जैसे ही आपने F2 जनरेशन निकाली ये फीचर आपको अलग से मिल जाता है, जो कि आपका कौन सा था, रिसेसिव कैरेक्टर था। अब जरूरी नहीं है आप इसको ही लेके चले, कोई दूसरा वाला ले सकते हैं। जैसे अपन ने राउंड वाली निकाली थी F1 जनरेशन, उसका भी क्रॉस निकाल सकते हो आप। यहाँ पे राउंड सीड्स और रिंकल्ड सीड की F1 जनरेशन आपने कौन सी निकाली थी, कैपिटल R स्मॉल r, हेटेरोजाइगस वाली। अब इसको सेल्फ पॉलिनेट करवाइए। सेल्फ पॉलिनेट किस तरीके से करवाएंगे, मेल एंड फीमेल विल बी सेम। तो यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन करवाएंगे इन द फर्स्ट स्टेप। और देखिए गैमेट फॉर्मेशन में कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r। तो यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पर आप क्रॉस करवा दीजिए इस तरीके से। ये आपका मेल फीमेल हो गया, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r। क्रॉस करवाइए दोनों कैपिटल, फिर कैपिटल और स्मॉल, कैपिटल स्मॉल, देन बोथ आर स्मॉल। देखिए इसमें राउंड 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 आउटर अपीयरेंस यानी फिजिकल अपीयरेंस फिनोटाइप, तो राउंड 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 तो 3 और ये रिंकल्ड 1। अब देखिए जीनोटाइप में होमोजाइगस 1, हेटेरोजाइगस 2 और होमोजाइगस फिर 1 रिसेसिव वाला। तो इस तरीके से आपको F1 और F2 जनरेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस की निकालनी होती है, जिससे आपके 2 लॉज कंप्लीट हो जाते हैं। पहला वाला लॉ ऑफ डोमिनेंस और सेकंड वाला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब बचता है आपका सिर्फ और सिर्फ थर्ड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और एक बच जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन, इस चैप्टर का पोर्शन। तो एक वीडियो और बनेगा और आपका चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो वर्क है वो आपका ये है कि आपको क्रॉस करवाना है किसमें, एक तो करवाएंगे आप कैपिटल Y स्मॉल y सीड कलर में, येलो और ग्रीन वाले में। ये येलो कलर सीड है और ये ग्रीन कलर सीड है, तो इसके अंदर आप क्रॉस करवाइएगा। ठीक है, इसके अंदर क्रॉस करवाइएगा, F1 जनरेशन निकालिएगा, F2 जनरेशन निकालिएगा और फिनोटाइप और जीनोटाइप निकालिएगा।
फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो दोनों निकालिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अपन लेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस को। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।